भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर संघ के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से काम किया, विश्व में भारत की और हिंदू समाज की अलग कैसे पहचान बनाई। विभाजन के बाद मतलब बैन के बाद शाखा बंद हो गई थी, तो वहाँ मैंने अपने कैंपस में पहली शाखा शुरू की। वो उस समय काफ़ी संघ के विरोधी तो थे, लेकिन वो कहते थे कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, ये चाइना जो देता है उनको दे दो। ज़्यादातर शाखाएं साप्ताहिक लगती हैं, जो हमारे क्षेत्र में साप्ताहिक फ्राइडे शुक्रवार के लगती हैं। उसमें क्या जो अपने वहाँ पैदा हुए छोटे जो बच्चे हैं उनको हिंदी संस्कृत के बारे में ज्ञान देना, धर्म के बारे में ज्ञान देना। अमेरिका में काफ़ी लेफ्टिस्ट अपने विरोध में बोलते थे, यूनिवर्सिटीज़ में खासकर और जगह पर। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया, उनको धमकी दी दैट वी विल फाइल लॉसूट आपके अगेंस्ट। अपने बेसिकली हिंदुओं के बारे में वहाँ अपना काम कर रहे थे, हिंदू वहाँ स्ट्रॉन्ग खड़े हुए। बांग्लादेश में मैं पहली बार गया जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। उन दोनों दो चीज़ें मेरे मन में थी, एक तो हिंदू संगठित होने चाहिए, एक जब पाकिस्तान वाज रूलिंग बांग्लादेश, दे हैड पास्ड अ लॉ दैट विच दे कॉल्ड इट एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। जब कोई हिंदू मरता था या चला जाता था, उसकी प्रॉपर्टी लेके मुसलमान को दे देते थे। ऑल दिस ड्रामा ऑफ इनवाइटिंग मुनीर saying Pakistan is United States getting very close to Pakistan. That's all just to rattle India. Claims lot of credit. मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब यूक्रेन में मैं 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा वार। अब कितने हो गए महीने? संघ हैज सेव्ड हिंदूज। if संघ नहीं होता बहुत बुरी हालत होगी हिंदुओं की कई देशों में। भारत में तो होती, बाहर कई देशों में थे। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष बातचीत के लिए यहाँ बैठे हैं। संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर संघ के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से काम किया, विश्व में भारत की और हिंदू समाज की अलग कैसे पहचान बनाई, सीमाओं से बाहर निकलकर हिंदुओं को कैसे संगठित किया और किस तरह से भारत का नाम विश्व में लहराया है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 8 दशकों से अधिक समय से जुड़े रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये भारत से बाहर गए तो इन्होंने आरएसएस का नाम विश्व के पटल पर हर जगह पहुंचाने की कोशिश की, हिंदुओं को संगठित करने की कोशिश की और आज उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। भारत से जब बाहर निकलता है आरएसएस तो वो हो जाता है एचएसएस, हिंदू स्वयं सेवक। उसी से प्रेरित होकर हिंदू स्वयंसेवक संघ बना है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही प्रेरणा से बना हुआ संगठन है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जितेंद्र कुमार जी, जो अभी अमेरिका में रहते हैं और इन दिनों भारत आए हुए हैं, तो हमने सोचा उनसे चर्चा तो बनती है। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष हो रहे हैं और आप 8 दशकों से अधिक समय से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप जुड़े कैसे थे? मैं रावलपिंडी में पैदा हुआ था। हमारे घर के साथ एक खाली प्लाट था, मेरे पिताजी उनका प्लाट था, तो वहाँ शाखा शुरू हुई। सबसे पहले मेरे चाचा जी वहाँ स्वयंसेवक बने, फिर उसके बाद मेरे ताया जी के लड़के वेद प्रकाश तुली, जिनके लड़के राजीव तुली हैं, वो स्वयंसेवक बने। उसके बाद मैं स्वयंसेवक बना 1945 में। मेरा जन्म 1940 में हुआ और 1945 महीना मुझे याद नहीं, लेकिन 1945 में मैंने शाखा जाना शुरू किया। तब से मेरा संघ के साथ अच्छा संपर्क है। बाल्यकाल से कहते हैं ना, शाखा से आप शिशुकाल से आप शाखा से जुड़े। लेकिन शाखा में रहकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उस समय स्वतंत्रता से पहले ही, आप तो बहुत छोटे थे तब आपने शाखा ज्वाइन की थी। उसके बाद जब जैसे जैसे आप बड़े हुए, शाखा से आपने क्या सीखा और जब भारत से बाहर आप गए तो साथ में शाखा कैसे लेकर गए अपने? इसकी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ, हम पहले अमृतसर आए थे, अमृतसर के बाद हम दिल्ली आए, तो बीच में 2-3 वर्ष कुछ संपर्क नहीं रहा है शाखा वगैरह
काफ़ी बंद हो गई, फिर बैन लग गया शाखा पर। तो जब बैन लगा तब मैं थोड़ा सा अपने संघ के साथ जुड़ा था। अपने स्वयं से एक बार वो दीवारों पर सरकार के विरोध में लिख रहे थे, मैं उनके साथ था। वो रंग का डब्बा मैंने पकड़ा हुआ था क्योंकि मैं छोटा था। तो पुलिस वाले आए, उन्होंने उनको सबको गिरफ्तार कर लिया। I may speak sometime in English also. Is that okay? Yeah, sure, sir. Because मैंने 1965 में भारत छोड़ा, तो थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंट है, हिंदी में थोड़ा सा समस्या हो जाती कई बार। तो पुलिस वालों ने उन सबको जो सेंसेक बड़े थे उनको पकड़ के ले गए। मुझे 2 थप्पड़ मार के, मैं छोटा था, मुझे 2 थप्पड़ मार के इन्होंने छोड़ दिया। फिर दिल्ली में शाखा, पहले बड़ा हिंदू रोड के पास शाखा आजाद होती थी, वहाँ मैं गया। वहाँ जो हीरो के मालिक जो है मुंजल, 3 भाई हैं, उनके पिताजी भी स्वयंसेवक थे। तो 3 भाई जो हैं, सबसे बड़ा प्रवीण है, बीच वाला योगेश है, छोटा सुनील है। योगेश मेरा क्लासमेट था और वो भी शाखा में, उसी शाखा में आता था। फिर हम 1951 में करोल बाग मूव किए। तो तब से संघ का मेरा चलता रहा हमेशा। सदी अटल जी से मैं 1951 में मिला और उसके बाद सब अधिकारियों से मुझे मिलने का अवसर मिला। झंडे वगैरह काफ़ी आता था। और मैंने 1955 में 8वीं क्लास के बाद प्रथम वर्ष OTC किया। उसके बाद 1958 में हायर सेकेंडरी के बाद मैंने द्वितीय वर्ष किया। और तृतीय वर्ष जब मैंने इंजीनियरिंग इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धानबाद से की। धानबाद में विभाजन के बाद, मतलब बैन के बाद शाखा बंद हो गई थी, तो वहाँ मैंने अपने कैंपस में पहली शाखा शुरू की। फिर धनबाद के शहर में शाखा शुरू की। फिर झरिया में कुछ स्वयंसेवक थे, उनको मिलाया, वहाँ शाखा शुरू की। और उसके बाद 63 में मैंने वहाँ से ग्रेजुएट किया। 63 में मैंने तृतीय वर्ष OTC किया। लकीली मुझे फ्रांस में स्कॉलरशिप मिल गया, तो मैं मई 1965 को फ्रांस गया पहले। तो वहाँ से मैंने पहले फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा लिया, फिर इंजीनियरिंग में मास्टर की, और वहाँ से 66 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले गया। जब आप बाहर चले गए, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने बताया कि आपको वहाँ पर सेटल हो रहे थे आप, लेकिन कहते हैं ना कि स्वयं सेवक जो है एक बार बनता है वो हमेशा ही स्वयं सेवक रहता है। वहाँ जाकर भी आपके अंदर का स्वयं सेवक जागा रहा। क्या वहाँ पर भी आपने प्रयास किए कि शाखा लगाई जाए? और HSS और RSS में लोगों को अंतर ज़रूर बताइएगा। फ्रांस में जब मैं गया, वहाँ उसी समय अपने जो सरसंघ चालक सुदर्शन जी, उनका भाई, छोटा भाई भी वहाँ था। वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में थे। फिर रतन शारदा होते थे अपने संघ के पुराने, जिन्होंने शाखा विदेशों में पहली शाखा शुरू की कीनिया में। That was the first शाखा 1940 में। 1940 में That was the first शाखा आउट ऑफ इंडिया। Yeah. कीनिया में शुरू की। वो भी वहीं कुछ काम के लिए आए थे। हम तीनों ने शाखा लगाई वहाँ फ्रांस में। That was the second शाखा आउटसाइड इंडिया आफ्टर कीनिया। फिर उसके बाद जब मैं बर्कले गया, फिर बर्कले मैंने साप्ताहिक शाखा शुरू की वहाँ। कितना चैलेंजिंग था? कितने वहाँ पर हिंदू थे उस समय जब आप 1965 में जब आपने फ्रांस बहुत में? थोड़े थे। आपको बताता हूँ, सारे बे एरिया, बर्कले, सैन फ्रांसिस्को में कोई भी इंडियन ग्रॉसरी स्टोर नहीं था, कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं था उस समय। 66 में की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत कम इंडियन थे। और बर्कले में कुछ स्टूडेंट्स थे, तो उनको लेकर मैंने वहाँ शाखा शुरू की। फिर उसके बाद ये अपने महेश मेहता वहाँ गए। फिर हमने विश्व हिंदू परिषद से पहले शुरू किया, फिर बाद में HSS काम शुरू किया। ये जो है HSS, जो दर्शकों के लिए ज़रूर आप एक बार बताइए, जो RSS तो भारत के अंदर काम करती है, HSS जो भारत के बाहर विदेशों में काम करते हैं स्वयंसेवक, उनका मुख्य काम क्या रहता है? किस तरह से वो काम करते हैं? जनरली शाखा लगती हैं पहले, वीकली, डेली तक कहीं नहीं लगती मेरे विचार में, मेरे नॉलेज में। तो सबसे पहले इंग्लैंड में तो काफ़ी काम हो गया था
क्योंकि काफ़ी लोग कीनिया से इंग्लैंड गए, वो अपने साथ संघ का भी काम वहाँ से शुरू किया इंग्लैंड में। ज़्यादातर शाखाएं साप्ताहिक लगती हैं, जो हमारे क्षेत्र में साप्ताहिक फ्राइडे शुक्रवार के लगती हैं। तो मैं अभी भी जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि रात को लगती है, ड्राइविंग में रात को मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब यूएस में जहाँ आप अभी हाँ, रहते हैं। 85 वर्ष का हो गया, वहाँ मैंने वाशिंगटन में शाखा शुरू की थी। अपने एक और संशय होते राम गिहानी, उनका स्वर्गवास हो गया, हमने वाशिंगटन एरिया में शाखा शुरू की। तब शाखा कई जगह लगती हैं। फिर उसके साथ बाल गोकुलम, उसमें क्या जो अपने वहाँ पैदा हुए छोटे जो बच्चे हैं उनको हिंदी संस्कृत के बारे में ज्ञान देना, धर्म के बारे में ज्ञान देना। और काफ़ी लोग बड़े हैं वहाँ। बड़ी एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदूज़ अमेरिका फोरम। वहाँ अमेरिका में काफ़ी लेफ्टिस्ट अपने विरोध में बोलते थे, यूनिवर्सिटीज़ में खासकर और जगह पर। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया, उनको धमकी दी दैट वी विल फाइल लॉ सूट, आपके अगेंस्ट मुकदमा करेंगे, आप बेसलेस स्टेटमेंट देते हैं संघ के बारे में। फिर अब हिंदू अमेरिकन फोरम, वहाँ दे आर बॉर्न एंड रेज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो उनमें वकील भी हैं। अब सब जगह कोई भी बोलता है संघ के विरोध में या विश्व हिंदू परिषद के विरोध में, वो उनको लीगल नोटिस भेज देते हैं। अब सब जगह शांति हो गई है। एक ने आर्टिकल भी लिखा वाशिंगटन पोस्ट में कि इस तरह के ये लोग हैं, वो हमें दबा के रखते हैं। तो मैंने कहा जब तुम लोग गलत बोलते हो या तो प्रूफ दो, गांधी का मर्डर किया, यू हैव एनी प्रूफ? आई हैव प्रूफ वेयर कोर्ट स्टेटेड वेरी क्लियरली आरएस हैज नो रोल। तो इस तरह एक संघ का जो अपने बेसिकली हिंदुओं के बारे में वहाँ अपना काम कर रहे थे, हिंदू वहाँ स्ट्रांग खड़े वहाँ। जी, भी मैं यही बोलना चाह रही थी आपसे कि ये तो आज की बात है कि आज हिंदू स्ट्रांग है, लेकिन आपने वो समय देखा है जब हिंदुओं को संगठित करने के लिए विदेशों में बहुत प्रयास करने पड़े थे। फ्रांस में जिस तरह से आपने बताया कि शाखा लगती थी, शाखा लगाने के लिए जगह कहाँ मिलती होगी, आप किस तरह से लगाते थे? जनरली पहले हम किसी के घर में लगाते थे। मेरे घर में भी कई बार लगी, कई बार शाखा मेरे ऑफिस में लगी है। फिर बाद में अब ज़्यादातर स्कूलों में, जो स्कूल हैं वहाँ शाखा ज़्यादातर लगाते हैं हम। वाशिंगटन एरिया में स्कूलों में लगा, तो धीरे धीरे अपना अब शिविर भी लगते हैं वहाँ। जो बच्चे हैं अपने वहाँ पैदा हुए, हर वर्ष शिविर लगते हैं। फिर उसमें काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी संशयक आते हैं। तो अब तो काफ़ी काम हो गया है अमेरिका में, यूरोप में काफ़ी काम है, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। सबसे इंटरेस्टिंग बात है जब अब हमारा शिविर होता था, अब तो काफ़ी साल से हुआ नहीं, हर 5 वर्ष के बाद विश्व शिविर होता था। तो उसमें बच्चे आज डिफरेंट कंट्री से आते एंड दे यूज्ड टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। कोई नॉर्वेजियन बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है। इट वॉज इंटरेस्टिंग सीन। जब 60 और 70 के दशक की अगर हम बात करें, 80 तक के दशक की भी बात करें, तो हिंदू संगठनों की आवाज़ उतनी जो है बुलंद नहीं थी और लेफ्टिस्टों का हर जगह पर बोलबाला था, एक तरह से कब्जा था। चाहे आप यूरोप की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें। आज परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदली हैं, लेकिन जब वो समय था तब अपने संगठन को बनाए रखने के लिए, हिंदू संस्कृति को विदेशों में भी बनाए रखने के लिए, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए क्या संघर्ष करने पड़ते थे? I have been very, I realized this problem. And I studied American system, legal, how it works. And I used it, I misused it, I abused it. And I represent customers against utilities. So I'm very familiar with the legal system. कभी जब कुछ होता है तो I send the notice. कुछ लोगों ने कोशिश की थी आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की, लेफ्टिस्ट लोगों ने। एंड तुम डिक्लेयर करो, वील टीच यू लेसन, वी टेक यू टू कोर्ट। जब तक हम पॉलिटिकल स्ट्रांग नहीं होते हर देश में, तब तक हमारा वहाँ जो काम रहेगा वो डिफ़िकल्ट रहता है।
ये मैंने कई देशों में किया और आपको मैं कई उदाहरण दे सकता जी हूँ। बताइए कहाँ कहाँ पर किस तरह से आपने सबसे पहले मैं देता हूँ गायाना का। गायाना में छेदी जगन प्रेसिडेंट होते थे, 60s की बात कर रहा हूँ मैं। 66 में वो बर्कले आया, तो बर्कले वाज अ लेफ्टिस्ट इंस्टीट्यूट। तो वहाँ जो अपना भारत का पेपर, जो इंडियन पेपर न्यूज़पेपर था वीकली, वो लेफ्टिस्ट के हाथ में था। सबसे पहले मैंने उनके हाथ से वो छीना। एंड वी हैड लिटिल स्ट्रगल एंड आई टोल्ड देम इफ यू डू समथिंग विल बीट द हेल आउट ऑफ यू। सो वो देन दे कुडंट डू एनीथिंग। तो मैंने छेदी जगन से कहा, देखिए जगन साहब, you know, you rule, you are president of Guyana, do one thing, get Hindus in police and military. If you don't do that, that will be very dangerous. He said, no, हम बड़े secular, he was leftist, हम बड़े secular हैं, ये है वो हम, we don't differentiate. So next year was thrown out by blacks, and they started persecuting Hindus, forcing Hindu girls to marry Negroes and all other kind of persecution. 77 में जब एमरजेंसी हटी, हमने एक फंक्शन किया न्यूयॉर्क में। वहाँ लक्ष्मण भिड़े जी भी आए हुए थे, क्योंकि विश्व विभाग के वो अध्यक्ष थे। तो गायना के कुछ स्टूडेंट्स ने यंग पीपल उनसे मिलने आए, देखो हमारे पर ये हो रहा है, वो उन्हें कि जितेंद्र से बात करो। मैंने कहा देखिए, आप मेरे पास आए, मैंने कहा आर यू विलिंग टू डू समथिंग? ऐसे यस। Are you willing to fight? Fight means not fight with weapons. Yes, so if that's the only thing, we'll do it. So Guyanese Canadians, they finance the weapons. So then they started having fight. Then they started opposing physically the Negro. And finally they came back to power. And now again, I heard the Prime Minister, President is Muslim, and that's very dangerous situation. I don't know why we let it happen. और Guyana की एक और situation which I have brought to the attention of Narendra Modi जी। Guyana के पास काफ़ी ऑयल मिला है, Guyana अब काफ़ी रिच है। तो वेनेजुएला उसके पास में है, उन्होंने धमकी दी, हम गायना को विल टेक ओवर। मैंने कहा अटल जी देखिए ऐसे करे, अपने लोग कुछ भी यहाँ से मिलिट्री के लोग वहाँ भेजिए गायना में। दे शुड लिव नॉट एज ए मिलिट्री मैन जस्ट, एंड अमेरिका विल सपोर्ट यू बिकॉज अमेरिकन ऑयल कंपनीज आर देयर, दे डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट। तो देखिए क्या होता है। सो दीज थिंग्स नाउ सूरीनाम में को क्रिश्चियन लेडी आ गई थी, वो भी मैं अटल जी के मोदी जी के ध्यान में लाया। वी शुड नॉट सिट आइडल, एंड विश्व हिंदू परिषद, आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट डू एनीथिंग। हैड आई नोन इट आई माइट हैव इंटरवीन्ड। ऐसे मॉरिशस में एक बार वहाँ हिंदुओं के, एक बार एक फ्रेंच बॉर्न मॉरिशस, फ्रेंच हेरिटेज का वो मॉरिशियन था, उसने पार्टी बनाई, उसने हिंदू डिवाइड के, मुसलमान साथ में लिए, जो वाइट्स थे मिक्स वाइट, उनको मिलाकर उसने ही वन द मेजॉरिटी, एंड ही स्टार्टेड आउस्टिंग हिंदूज। तो फिर बड़े जी से मैंने बात की, ये इसके लिए वी हैव टू डू समथिंग। तो कहने कि आप क्या कहते हैं? मैंने कहा आप सब हिंदुओं की बैठक मीटिंग बुलाइए। प्रॉब्लम इज सेम एज इट्स इन इंडिया, हिंदूज आर नॉट यूनाइटेड एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। Then Hindus got united. Finally, they won the government back. So ऐसे जो होते हैं, बांग्लादेश में मैं पहली बार गया जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ जो अटल जी काफ़ी मेरी सहायता की उस समय। एम्बेसडर ने भी, जो यहाँ फॉरेन अफेयर्स के अपने जो लोग थे, उन्होंने काफ़ी मेरी सहायता की। तो मेरी मीटिंग अरेंज की उन्होंने शेख हसीना के, प्रधानमंत्री थे, उनके सहायक से। तो उन दोनों दो चीज़ें मेरे मन में थी, एक तो हिंदू संगठित होने चाहिए, एक जब पाकिस्तान वाज रूलिंग बांग्लादेश, दे हैड पास्ड अ लॉ
that which they called it Enemy Property Act. जब कोई हिंदू मरता था या चला जाता था उसकी प्रॉपर्टी लेके मुसलमान को दे देते थे. मैंने कहा ये इसको ख़त्म करने, दूसरे हिंदुओं को या कोई कुछ अपना संघ का काम शुरू करना चाहिए. तो हुआ कि सौभाग्य से उस समय विजय केलकर जो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके, वो IMF के डायरेक्टर थे, साउथ एशिया उनके अंडर था, और हम दोनों एक ही होटल में ठहरे थे. वो मेरा बर्कले में क्लासमेट था, क्लासमेट के साथ उसका कमरा अपार्टमेंट मेरे नेक्स्ट अपार्टमेंट थे. तो हम जब शाम को खाना खाया तो खा रहे थे, मैंने कहा विजय आई नीड ए हेल्प फ्रॉम यू. सर व्हाट डू यू नीड? कैन यू स्टॉप द एड टू बांग्लादेश? ही सेड नो आई कैन नॉट. मैंने कहा व्हाट कैन यू डू देन? ही सेड आई कैन डिले इट. I said that's good enough. So government knew that I met him because they were following, at least me, they were following, I don't know Vijay Kelkar or not, but they were following me at least. Because I made it very obvious I'm Sangha Swayanseka. तो दूसरे दिन मीटिंग थी, तो मैंने कहा देखिए, and then you are met Vijay Kelkar. Said, if you don't remove this act, first, I'll tell Atalji to take strong action against Bangladesh. And second, you already know your aid will be delayed. तो वो उन्होंने कहा ठीक है, we'll agree to remove it. तो नेक्स्ट डे मैं आ गया, तो नेक्स्ट डे हेडलाइंस ही आई, मैंने ये कहा, they made it worse. I threatened them, threatened the government, and government has decided to withdraw it. विजय केलकर कहता है जब मैं तो चला आया भारत, कहता है तुम्हारा नाम सारे पेपर्स में, तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुमने मेरी बड़ी हेल्प की. फिर मैंने उससे पहले मेरे कुछ अपने यंग यूथ थे तो कुछ मिले, कहने के देखिए ये जो रिटायर्ड होंगे ये कुछ नहीं करेंगे. मैंने कहा ठीक है, आई नो, आर यू विलिंग टू डू समथिंग? कहते यस. मैंने कहा देखिए शाखा शुरू करिए बांग्लादेश में. हाँ, बांग्लादेश. फिजिकल strength is very important. Unless we are willing to fight, we cannot do anything. We had to be two things: get involved in politics and get ready for physical fight. तो उन्होंने शाखा शुरू की हिंदू महाजोत संघ के नाम पर, और उसकी अब 14-15 शाखाएं हैं. आज भी देखिए बांग्लादेश से अगर हम देखते हैं तो वैसे ही समाचार आते हैं, जो हिंदुओं के ऊपर अट्रॉसिटीज़ होती हैं, अत्याचार की खबरें आती हैं, मंदिर वेंडलाइज किए जाते हैं, और ये सिलसिला अभी भी चलता जा रहा है. क्या जब वहाँ के हिंदू गुहार लगाते हैं, वीडियोस यहाँ पर भी आते हैं, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या HSS के लोग उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें किसी तरह मदद पहुँचाई जाती है? बांग्लादेश में सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस. Bangladesh situation is very bad now. These youth, Yunus was a very secular person, likes Hindus. He even went to Hindu temple after he became the president. और बाद में ये जमात वाले they became very strong. And unfortunately, none of Hindu students joined the movement. I'm pushing them. In fact, last weekend, 200 Hindu youths met. I have been pushing them, get involved with the politics, get involved with the students. तो 200 youth की पिछले सप्ताह बैठक थी, वो पता करूँगा भी क्या हुआ उसमें. जी. तो यानी आपको लगता है कि बांग्लादेश में अगर जो हिंदूज़ हैं वो भी राजनीति में अगर आने की कोशिश करें, अपना एक आधार बनाएं, तो चीज़ें वहाँ बदल सकती हैं, पर क्या ये वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से संभव है, क्योंकि बहुत माइनॉरिटी में है, क्या उनको वो सपोर्ट वहाँ पर है? देखिए, काम करने के बिना कुछ नहीं होता. फर्स्ट डे दे हैव टू गेट यूनाइटेड, विच दे आर नॉट. मैं बात कर रहा था एक दो पार्टी से, कहते हमारे यहाँ आते हैं, हिंदुओं का ग्रुप आता है, instead of discussing with us Hindu problem, they start arguing among themselves. तो एक मिले तो उसी फ्रंट बना के मिले. अब इलेक्शन होने वाले हैं, फरवरी में. माई एफर्ट इज टू गेट हिंदू नॉमिनेशन एज मच एज पॉसिबल. आई हैव कॉन्टेक्ट विद, देयर आर 4 major groups now, 5 major groups now. One is Awami League, still it's strong. BNP, Bangladesh National Party, with which I have very good contacts.
Then Jatiya Party General Arshad Ki, I have good contact there. I talk to their general secretaries regularly. He's a young Muslim, very brilliant and very balanced. He likes Hindus. In fact, he was the one who arranged my meeting with the Hindus. First time he invited me and arranged my meeting with the Hindus. फिर जमात है, then this youth. स्टूडेंट्स की जो नई पार्टी बनी है जी, उन्होंने पार्टी बनाई है. I'm trying to find contact with both. I have three parties. I'm trying to find contact with Jamaat as well as this a student party. I hope these Hindu students got together last week. They have made some decision, pushing them join politics and join that Hindu group, that youth group. Then I'm trying to get contact with Jamaat also. There is some group in Jamaat which is not fanatic, because the Jamaat people are attacking Hindus. I've been pushing two fronts. First, fight physically. Get weapons which are legally allowed. कुछ बंदूकें वगैरह, they are legally allowed. Get those weapons and fight physically. Second, get in politics. So hopefully my goal is, there are 25 constituencies which have Hindu majority, 30 other constituencies where Hindus can make difference. I am trying to get at least 25-30 Hindu member parliament. If we do that, then they'll have some bargaining power, provided they get united. Even they come from different parties, they can still work together on as far Yes, as sir. Hindu cause is concerned. नाउ वी टॉक अबाउट यूएस, जहाँ आप रहते हैं. यहाँ पे हिंदुओं को, जैसा कि आपने कहा था, हिंदूज वर नॉट यूनाइटेड दैट टाइम. एचएसएस के लिए हिंदुओं को यूनाइट करना कितना मुश्किल रहा, और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में वहाँ पर जो हिंदू डायस्पोरा है, क्या वो एचएसएस से जुड़ता है, अपने आप को प्राउड हिंदू फील करता है? क्योंकि पहले जिस समय में आप गए थे, लेफ्टिस्टों से काफ़ी प्रभावित हो जाते थे. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. Hindus are in very good position there. Young generation is willing to fight legally and politically. And quite a few Hindus have been elected. Hindus cannot be ignored in the United States. Trump, in spite of all the problems, he likes Hindus. And now both CIA and FBI are headed by Hindus. This happened for the first time, and maybe the last time it happens, that both intelligence agencies are controlled by Hindus. Of course, they work for Trump. And Trump is not, he's playing games. Unfortunately, Hindus get rattled in India. We shouldn't be bothered. Things will be okay. And all this drama of inviting Munir, saying Pakistan is, United States getting very close to Pakistan, that's all just to rattle India. And unfortunately, we get rattled easily. जब कोई कश्मीर का नाम लेता है, we get rattled. मैंने नरेंद्र जी को कहा, stop issuing any statement, reacting to anything about Kashmir, about Trump. All these things we could handle Trump with strength. पहले जब था, अभी भाई भाई हैं दोनों, नरेंद्र मोदी, मैंने उस समय कहा, अमेरिका में इस तरह की कोई चीज़ नहीं. There is no such thing as brotherhood. There is no such thing. Lihaz word does not exist in America. The only thing is business, money. And India has a strong position. United States को पाकिस्तान से क्या मिलेगा? कुछ नहीं. Pakistan has no economy. So this is the strength we have to recognize that, not get rattled, just keep quiet. And leaders should keep quiet, and press should not play. This whole thing issue raised by opposition, that Trump forced Modi to have ceasefire. That's nonsense. Even if it's true, so what? Why to spend time on that useless issue? I don't know, opposition spends so much time, press spends so much time. It's a useless issue. And even first, it's not true. What happened, I wrote an article in Times of India. When this war was going, first, Vance, who's the vice president, his wife is Hindu. Okay. He gave some information to Indian government.
very confidential information, how Pakistan is going to react to the attack. And how this India reacted, I'm not going to go through that thing because some of these things are confidential. But anyway, he first called Nawaz Shahbaz Sharif, Pakistan Prime Minister, कि are you willing to go for ceasefire? He said yes. Then he called talked to Chandrasekhar. He didn't talk to Modi because Pakistan, they put Pakistan at lower level basically. Of course, Jaishankar agreed also with the consultation on energy. So that's what happened. कोई pressure आए, that's all nonsense. Nothing happened. Trump बोलता है. He just claims a lot of credit. मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. अब यूक्रेन में मैं 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा वार. अब कितने हो गए? महीने 8 महीने हो गए. जी, ट्रम्प जो बोल रहे हैं वो तो सभी देख रहे हैं वो किस तरह की बातें करते हैं और नोबेल पाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है. लेकिन अगर हम HSS की बात करें जो हिंदू डायस्पोरा अमेरिका में भी है या यूरोप में भी है, पहले हम इस तरह की बात करते हैं कि जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो जब अभी हाल ही में 2-3 साल पहले हिंदू डिसमेंटल करके चला था, लेकिन वहाँ के हिंदुओं ने अपनी आवाज़ बुलंद की. HSS इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तब, और जो संघ का एक मुख्य कार्य होता है कि किसी भी तरह के आपदा में मदद करना, तो क्या वहाँ पे भी संघ के जो SSS के कार्यकर्ता हैं वो इस तरह की चीज़ों में भी जाते हैं और हमारे खिलाफ जो आवाज़ें उठती हैं उनके लिए भी अब आगे होके अपना विरोध दर्ज करवाते हैं? वो करते हैं, लोकली करते हैं. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन इज़ वेरी एक्टिव. देन आई सेड व्हेन आई सी समथिंग totally wrong, I send them legal notice. And because I know American legal system very well, though I'm not attorney, but I have taken cases to Supreme Court, High Court, Court of Appeals, which is one level below Supreme Court. So I know the system very well. So I have sent letters to many, and this Hindu American forum, जो वहाँ के young youth have born and raised in the United States, they have become very strong. Now leftists are anti-India element is on the back channel. हमारे यहाँ क्या कुछ होता है इंडिया के बारे, हिंदुओं के बारे, न्यूज़पेपर से ये हो गया हिंदुओं का. We are in very good position in United States. Very good position. Some congressmen now, I think, hopefully some couple of Indians become senators also. So ऐसी कोई हिंदू के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता. अमेरिका में हम काफ़ी स्ट्रांग है. और अगर बात करें इस जनरेशन की जो वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं और जो भारत में नहीं रहे, क्या उनको भी अब जड़ों से जोड़े रखने के लिए HSS काम करता है और उनका क्या योगदान रहता है? उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या दृष्टिकोण है? एक तो शाखा में आते हैं, वो शिविर में आते हैं, फिर उनका ये हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन रन वेरी ऑफिशियली. दे हैव ऑफिस. They are full-time workers. They are very good. They are very active at Capitol Hill. They hold quite a few functions with congressmen, senators at the Capitol. They are I would say, most active political, and they are all Swanseks. They were taught, raised, and trained by Sangh. So Sangh का ये बहुत बड़ा contribution है जो और कोई नहीं कर रहा है. बाकी जो पूजा पाठ करते हैं लेकिन इस तरह के कोई नहीं है. बिल्कुल. और देखा जाए तो वहाँ पर जो हिंदू हैं US में विशेष तौर से वो एक अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छा परफॉर्म भी करे, एक अच्छे नागरिक की तरह भी वहाँ रहते हैं. और यूरोप की आखिर में मैं आपसे बात करना चाहूँगी. यूरोप की हालत जो हो रही है वहाँ पे जिस तरह से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है और जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट वहाँ पर जो इस्लामिक हो रहा है, उससे वो देश परेशान है. उन जगहों पर जो वहाँ पर भी इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है, हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या यूरोपीय कई देशों में रहती है, उनके लिए भी HSS किस तरह से काम करता है? क्या वहाँ पे भी इसी तरह यूनाइटेड हैं और साथ मिलकर काम करते हैं? Unfortunately not. That's what United States में ये है, like कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री में नहीं है. They have quite a few attorneys and they are willing to fight legally. इसलिए unfortunately
और किसी देश में नहीं, इंग्लैंड में भी नहीं। हालांकि इंग्लैंड में अपना काफ़ी हिंदुओं का काफ़ी है, हिंदू वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। 1940 में एचएसएस शुरू हुआ था केन्या में, अफ्रीका में, और आज 150 से ज़्यादा देशों में एचएसएस अपना काम कर रहा है, हिंदुओं को संगठित कर रहा है, अपनी संस्कृति अपनी जड़ों से जोड़े रखने का काम कर रहा है। और आज आप 85 साल की उम्र में भी उसी जोश के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है पूरे विश्व में एचएसएस जैसे संगठन हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए, अपने जड़ों से जोड़े रखने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, और भविष्य क्या देखते हैं आप जो आने वाली जनरेशन इससे जुड़ेगी उनको देकर? संघ का काम वेरी फंडामेंटल, मतलब ग्राउंड लेवल पे हम करते हैं काम। तो वहाँ से संशय खड़े होते हैं, फिर वो डिफरेंट क्षेत्र में, डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं। तो दैट्स व्हाट आवर फोकस इज ऑन ग्राउंड लेवल, एंड माय इन्वॉल्वमेंट हैव बीन मोस्टली ऑन पॉलिटिकल फ्रंट। ऑन लीगल फ्रंट, एक बार जब विश्व हिंदू परिषद का फंक्शन हो रहा था 20वीं सेंचुरी 1990, उनका नाम था 20th सेंचुरी समथिंग, एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन भी है, दे फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट विश्व हिंदू परिषद। सो महेश जी कहने लगे क्या करें, मैं क्या लेट मी हैंडल। तो दे हायर्ड वन लॉ फर्म इन कैलिफोर्निया। तो मैंने उसका देखो, मैंने कहा जो फाइल करो तो मुझे दिखा दो, I'll make changes, I'll suggest changes. Unfortunately, they did not act which I wanted them to. हम वो नाम कहते हैं, आप ये 20वीं शताब्दी वाला हटा दे स्लोगन जो विश्व में। तो मैं चाहता था एक फंक्शन जब होता है हमारा तब तक ये नाम रहना चाहिए। तो आई सजेस्टेड फाइल अ मोशन, डिले द proceedings, and once function is held, then it's a moot question. They said, no, this thing doesn't happen, and they didn't file the motion. So we had to withdraw the name. If I were there, I would have filed the motion, one motion, two motion, three motion. तो अब आपका अगला उद्देश्य क्या है एचएसएस के लिए काम करते हुए? मेरा जो मेन कंसर्न, द टू कंट्रीज आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन हिंदूज। अमेरिका में तो प्रॉब्लम नहीं है इतनी, Bangladesh is the most serious. So that's why I'm trying to focus on elections. Hopefully we get something. And let's see what happens. बांग्लादेश की बात की आपने, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी, लेकिन हमारी एक बार बात हुई थी तो आपने बताया था कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वहाँ पर अब पाकिस्तान में सिचुएशन इज मच बेटर। पाकिस्तान में दो चीज़ें ठीक हो रही हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस। आई बीन टू पाकिस्तान, आई मीट हाई कमिश्नर ऑल द टाइम, आई हैव गुड कॉन्टैक्ट्स इन पाकिस्तान बिकॉज आई वाज बोर्न देयर, आई नो देयर लैंग्वेज, हाउ दे स्पीक, हाउ दे एक्ट। पाकिस्तान में क्या है, अब इकोनॉमिकली दे आर इन, दे वांट टू स्टार्ट नेगोशिएशन विद इंडिया अगेन। हम डील करते हैं, दे डू सम अटैक। नंदर जी जब आए थे 2014 में, वेंट टू पाकिस्तान, वी नेगोशिएट डील, एवरीथिंग वाज एग्रीएबल इंक्लूडिंग कश्मीर इशू। देन दे अटैक्ड यूरी पठानकोट एयरफोर्स बेस। नंदर जी कहने लगे आई कैन नॉट सॉल्व दिस थिंग, he just refused to sign, which was right. I told them, I asked Nawaz Sharif, क्या हुआ? कहने लगे military did it, they did not even tell me, and they did not ask me, they did not, it came as a surprise to me. लेकिन वहाँ though I'm focusing on Hindu issue, और fortunately जो young generation है वो डांस आप पढ़ें, उसमें comments है young generation, lot of them say openly, let's give Kashmir to India, have good relations with India. And some, not some, lot of young Muslims say we are by religion Muslims, but by faith, by culture we are Hindus. In fact, one interview was published by Muslim youth in Washington Post. मेरे पास उसकी कापी है, they openly say. यानी पाकिस्तान के जो युवा हैं वो ये मानते हैं कि भारत के साथ दोस्ती बनाए रखनी चाहिए, और ये कट्टरपंथ जो है उसको, जो है वो प्रॉब्लम है। अब उनको हैंडल करने की मैं एक उदाहरण देता हूँ जी। इस्लामाबाद में रावलपिंडी में दो गुरुद्वारे, 2-3 मंदिर फंक्शनल हैं, वहाँ कुछ है। इस्लामाबाद में कुछ नहीं के नया शहर है,
तो जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, मैं उनसे मिला था 2014 में, तब वो अपोजिशन लीडर थे, मैं उनको लाहौर में मिला था। तो जब प्रधानमंत्री बने तो उनसे मैंने 2 करोड़ रुपया अप्रूव कराया, 1 एकड़ लैंड वहाँ इस्लामाबाद है, मंदिर कम गुरुद्वारा। जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, जो कट्टर मुस्लिम थे फंडामेंटली, दे अपोज कंस्ट्रक्शन स्टॉप नो। सो आई एम maybe going to Pakistan soon and I meet the leader of those Qatar fundamentalists. होता कि जब सामने मिलते हैं तो दूसरा बांग्लादेश में ये हुआ, वहाँ मंदिर था तो उसको रिकंस्ट्रक्शन जो तोड़ दिया था मुसलमानों ने आफ्टर अयोध्या, तो वहाँ मंदिर फिर बनाना चाहते हैं। तो आई मेट 3 groups, one Bahauddin who runs 10,000 madrasas in Bangladesh. I had lunch with him, and they all know I'm vegetarian. I'm Sangha Swayansevak also. So he had a vegetarian lunch. Then I met Chief Sheikh of Dhaka. I had a good meeting. So I met the chief head of the biggest madrasa in Dhaka. And we had breakfast. He invited 10, 12 mullahs. We were all sitting on the floor having vegetarian lunch, vegetarian breakfast. So I told them, look, why you unnecessarily alienate Hindus? They don't do anything wrong to you, and please let them have that temple. So they all said, we will not oppose it. They did not say we will not support it. They all promised. So this time I am going to meet the Jamaat people who are opposing the construction temple in Islamabad. बिल्कुल सही। और एचएसएस जो है उसका काम ही है कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर भी वो काम करता है, हिंदुओं को संगठित करना, उनको सुरक्षित रखना और अपनी जड़ों से जोड़े रखना, और साथ ही साथ जिस भी देश में रह रहे हों वहाँ एक अच्छे नागरिक के तौर पे कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें एचएसएस के ज़रिए जो जुड़ते हैं उनसे वहाँ पे हिंदू वो करते हैं। और जितेंद्र जी जैसे लोग लगातार ऐसे संगठन से जुड़कर भारतीयों का, हिंदुओं का देश और दुनिया में परचम लहराते हैं। कुछ वर्ष पहले सऊदी अरेबिया गया जी, एंड आई हैड मीटिंग विद द चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रिंस। तो वी टॉक्ड अबाउट दे वर फाइनेंसिंग, दे यूज्ड टू फाइनेंस मदरसास ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने कहा ये तुम यू नो दीज मदरसा प्रोड्यूस टेररिस्ट, स्टॉप द फाइनेंसिंग। देन ही सेड लेट मी टॉक द प्रिंस। Then next day he called Jitendra ji, we'll stop financing at least in 2 countries, United States, India. And if you find out any madrasa is getting money from Saudi Arabia, let me know. मैंने मोहन जी से कहा ऐसे अपने सब अधिकारियों को, if they find out any madrasa is being financed by Saudi Arabia, let me know, I'll get it stopped. So these things, we had to make efforts. We had to approach एग्जैक्टली। whichever level we can. लास्ट में आपसे ये पूछेंगे, संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप 80 वर्षों से संघ से जुड़े हुए हैं। मैं अपना 80th संघ आयु मनाऊंगा। अपना स्वयं से जितना कर सकता हूँ मैं, जितना उतना करूँगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं संघ हैज सेव्ड हिंदूज। इफ संघ नहीं होता बहुत बुरी हालत होती हिंदुओं की कई देशों में। भारत में तो होती, बाहर कई देशों में थे। लियाकत अली खान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, he wrote in his book, if RSS was born in 1915 instead of 1925, there would have been no Pakistan. If RSS was born in 1935, Pakistan would have been double in size. हमारा संघ का ये कंट्रीब्यूशन है। संघ ना होता पता नहीं क्या होता है, हिंदुओं का भारत का क्या होता है, आई डोंट नो। बिल्कुल। और आप जैसे स्वयंसेवक जो पूरे देश के बाहर निकल कर भी देश का और हिंदुओं का जिस तरह से उनको सुरक्षित करते हैं, संरक्षित करते हैं, संगठित करते हैं, ऐसे स्वयंसेवकों के लिए तो हम यही कहेंगे कि इन पर हमें भी गर्व है। और आप यहाँ पर आए, आपने ये बातचीत की, हमसे चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। संघ के बारे में मतलब मेरी पूरी आस्था है जी। और
unfortunately, I became Swansek at a very early age. I'm still functioning Swansek. Not only functioning, I recited prayer. I'd like to visit. I have visited 95 countries, Arctic and Antarctica both, and I have recited, sung prayer on all 7 Mahadweep, all 7 Mahasagars. ये जो विदेशों में बच्चे आते हैं जिनकी भाषा हिंदी नहीं है, आप वहीं पे पैदा हुए, जो हिंदू हैं वहाँ के, वो संघ की प्रार्थना करते हैं? अब प्रार्थना तो करते हैं वो, लेकिन हिंदी बहुत कम बोल सकते हैं, थोड़ी बहुत बोल सकते हैं, लेकिन प्रार्थना जो अपनी है वो उसी संस्कृत में जो है। विश्व की प्रार्थना थोड़ी सी भिन्न है संघ की प्रार्थना यहाँ से, तो वो बोलते हैं सब कुछ काफ़ी चीज़ें समझते हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि एक तो भारत के बारे में उनकी आस्था बनी रहे, एक वो हिंदू धर्म ना छोड़े, और हिंदू धर्म का एंड दे हैव गुड नॉलेज। इन फैक्ट foreign born Hindus are much more knowledgeable about Hinduism than a lot of Hindus Indians. here who go to English schools here. They don't know anything about it. My daughter said, you tell me to go to India, those people don't know anything about Hinduism. ये बहुत ही अच्छी बात है कि बाहर रहकर सारे आज की जनरेशन के लोग ना सिर्फ हिंदुइज़्म के बारे में जानते हैं, बल्कि अपने जो जड़ें हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं और उसके बारे में पढ़ना भी चाहते हैं, पढ़ते भी हैं, और उसको चाहते हैं कि दुनिया के लोगों को भी बताएं कि हिंदू क्या है, हिंदुइज़्म क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और हम आपको यही शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह देश के लिए और समाज के लिए कार्य करते रहें। ये सब जो क्रेडिट जाता है संघ को जाता है। मैं तो एक बिल्कुल छोटा संशयक हूँ, संघ ना होता था क्या होता, ये आई स्टिल वंडर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।